हाँ, वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग टेंथ का टॉपिक ले रहे हैं। पिछले दो लेक्चर में मैंने आपको पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बताया था। आज हम लोग क्या कर रहे हैं, आज हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट पे मूव कर रहे हैं और ओम्स लॉ मैं आपको कराऊंगा, साथ ही साथ इसकी प्रैक्टिस सेशन भी रहेगा। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रिक सर्किट। टॉपिक इज इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, सिंपल सा टॉपिक है ये। इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या क्या होता है, देखो आपने पहले वाली क्लासेस में पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में वी हैव मेनली थ्री कंपोनेंट्स। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आपके पास एक तो होता है बैटरी, जो कि सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। बैटरी या फिर हम लोग सेल भी ले सकते हैं। बैटरी का सिंबल क्या होता है, दिस इज द सिंबल ऑफ बैटरी। दूसरा वी हैव वायर, कनेक्टिंग वायर्स, जिससे आप चीज़ें कनेक्ट करते हो। कनेक्टिंग वायर सिंपल एक लाइन से रिप्रेजेंट होता है। तीसरा जो होता है, यू मे हैव ऑन ऑफ स्विच या की हम लोग कहते हैं ऑन ऑफ करने के लिए। ठीक है, इसका जो सिंबल होता है इट इज दिस इज ऑन की। और अगर आपने इसको, सॉरी, दिस इज ऑफ की, दिस इज नॉट ऑन, दिस इज ऑफ। इसको प्लीज ठीक कर लेंगे हम लोग। ये दिस इज ऑफ, और ऑन के लिए हम लोग ऐसे कर देते हैं, दिस इज ऑन। ठीक है, क्लियर। इसके अलावा जो चौथा सबसे इंपॉर्टेंट इसका है दैट इज कॉल्ड, या तो हम लोग इसको कंडक्टर बोलेंगे या तो ये कंडक्टर लगा होगा। कई जगह इसको हम लोग लोड भी बोलते हैं, कई जगह हम लोग इसको रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ आप लगा सकते हो। बेसिकली जो भी चीज़ आप लगाओगे, जो भी आप इलेक्ट्रिकल डिवाइस लगाओगे चलाने के लिए, उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। ठीक है ना। मेनली हम लोग जो आगे पूरे चैप्टर में यूज करेंगे दैट इज ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का सिंबल होता है ऐसा। रेजिस्टेंस क्या होता है, देखिए रेजिस्टेंस होता है द अपोजिशन ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर और अ मटेरियल टू द फ्लो ऑफ करंट। जब आप इनको आपस में जोड़ते हैं, अगर मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाऊं, फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर एक बल्ब ले लेता हूँ। दिस इज अ बल्ब। ओके, दीज आर वायर्स, जो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सब वायर्स हैं। ये आपका बैटरी हो गया। एंड हेयर वी हैव अ की और स्विच, जिसको हमने क्लोज कर दिया। जैसे ही ये क्लोज होगा, मैंने आपको पहले पढ़ाया था कि इसमें करंट फ्लो होगा। ठीक है, एंड करंट विल फ्लो लाइक दिस। ये करंट जाएगा इधर से, ये करंट जाएगा इधर से। ठीक है ना, ये करंट यहाँ इस बल्ब से भी पास होगा। लेकिन होता क्या है, ये जो बल्ब होता है ये इस करंट के फ्लो होने का अपोज करता है, और वो जो अपोजिशन होता है करंट फ्लो के लिए, वो इसका रेजिस्टेंस कहलाता है। रेजिस्टेंस का मतलब ये है इसका अपोज करना या विरोध करना, हिंदी की बात करो। ठीक है, तो हर इलेक्ट्रिकल डिवाइस का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है जो कि उसके थ्रू फ्लो होने वाले करंट का अपोज करता है। अगर ये रेजिस्टेंस ज़्यादा हुआ, ये आपको पता ही है, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि इफ रेजिस्टेंस इज मोर, अगर आपका रेजिस्टेंस ज़्यादा हुआ तो ऐसे टाइप के मटेरियल को हम लोग इंसुलेटर कहते हैं, क्योंकि ये करंट को पास होने नहीं देता, बहुत ज़्यादा अपोज करता है उसका। ठीक है ना। सो जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है दोज आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। ठीक है, ऐसे ही जिनका रेजिस्टेंस कम होता है, ऐसे मटेरियल जिनका रेजिस्टेंस इज लो, जिनका रेजिस्टेंस कम होता है, उनको हम लोग कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो सारा खेल किसका है, इस रेजिस्टेंस का है, जो ये अपना, जो ये बल्ब प्रोवाइड कर रहा है किसको, जो करंट इसके थ्रू फ्लो होने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना। नाउ दिस इज अ कंप्लीट सर्किट, ये एक इलेक्ट्रिकल सर्किट कहलाता है। इलेक्ट्रिकल सर्किट में बेटा आपने ध्यान ये रखना है कि इट शुड बी क्लोज।
जो इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है वो क्लोज होना चाहिए। क्लोज होने का मतलब है ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है इससे करंट निकल करके इस नेगेटिव टर्मिनल में पहुंचना चाहिए, देन ओनली इट इज अ इलेक्ट्रिकल सर्किट। अगर यहां से निकला हुआ करंट इस नेगेटिव टर्मिनल में नहीं पहुंचता, देन दिस इज नॉट अ क्लोज सर्किट या इट इज नॉट अ इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट का क्लोज होना बहुत जरूरी है, करंट का पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव में पहुंचना बहुत जरूरी है। ठीक है, बिना इस रजिस्टर के आप ये करंट भी ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि इस एनर्जी का यूज करने वाला कोई ना कोई होना चाहिए। ये जो मैंने यहाँ पे बैटरी लगी है, ये जो एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, इसका यूज भी तो कोई ना कोई करेगा। तो इसका यूज करने वाली चीज आप यहाँ पे लगाते हैं, ऐसी चीज लगाते हैं जो कि इस एनर्जी का क्या करे, यूज करे, इसका खपत हो। ठीक है, तो दैट्स व्हाई वी रिक्वायर रेजिस्टेंस ऑल्सो। तो दिस इज अ बेसिक आइडिया ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें एक चीज और ध्यान रख लो, वी क्या करेगा, सिंपल सी अगर मैं लेम भाषा में बोलूं, दैट वी क्या करता है, इट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर फ्लो ऑफ करंट। करंट के फ्लो के लिए जो एनर्जी की जरूरत है वो हमें बैटरी देती है या फिर ये वोल्टेज देता है। ठीक है, और इस एनर्जी की वजह से वी गेट अ करंट। ठीक है ना, ये जो एनर्जी होती है इसकी वजह से हमें सर्किट में करंट मिलता है। आई थिंक ये आपको क्लियर होगा। ठीक है, क्लियर है, आपको पता ही है भाई करंट क्यों फ्लो करता है। करंट इज फ्लो ऑफ चार्जेस, और चार्जेस कभी भी अपने आप फ्लो नहीं करते, जब तक आप उनको लालच नहीं दोगे, जब तक आप उनको एनर्जी नहीं प्रोवाइड करोगे, तब तक वो फ्लो नहीं होते। ठीक है, तो बेसिकली है क्या, ये जो आप V लगा रहे हो इसका इफेक्ट क्या है, दिस करंट, ये आपने ध्यान रखना है। ये जो V आपने लगाई इसका इफेक्ट आपको किस फॉर्म में दिखाई देता है, इस करंट की फॉर्म में दिखाई देता है। तो ऑब्वियसली बात है कि इस V और I के बीच में कोई ना कोई रिलेशन एग्जिस्ट करना चाहिए। क्लियर है, कोई ना कोई रिलेशन इसके बीच में एग्जिस्ट करना चाहिए, वही हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो आगे जो इसका टॉपिक आता है, द रिलेशन बिटवीन V एंड I, V एंड I के बीच का रिलेशन, एंड दिस रिलेशन इज गिवन बाय ओम्स लॉ। ये हमें ओम्स लॉ से मिलता है। ओम्स ने क्या किया था, एक कंडक्टर लिया था, एक कंडक्टर के क्रॉस, सपोज ये एक कंडक्टर है। ठीक है, ड्राइंग पे प्लीज थोड़ा वो करना, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर ऐसा है। डोंट हैव मच टूल इन दिस सॉफ्टवेयर, आई एम सर्चिंग फॉर अ बेटर वन। ठीक है, ये एक कंडक्टर है मान लिया। ठीक है, ये आपका एक कंडक्टर, क्लियर। और आपने क्या कर रखा है, यहाँ पर एक बैटरी लगा रखी है, देन वी हैव अ की है। ये भी एक क्लोज टाइप का स्विच होता है, ये जो मैंने सिंबल यहाँ पे बनाया है, इसकी वजह से यहाँ पर एक करंट जाएगा। ये अगर पॉजिटिव है तो ये एंड भी पॉजिटिव होगा हायर पोटेंशियल पर, ये बी एंड नेगेटिव पर होगा लोअर पोटेंशियल पर, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एंड दिस इज वोल्टेज V। तो ओम्स ने क्या किया था, इस V और I के बीच में ग्राफ प्लॉट किया था। ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन दिस इज I एंड दिस इज V, और ये पाया गया कि ये जो ग्राफ होता है इट इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एकदम स्ट्रेट लाइन आता है। तो इस ग्राफ को देख करके ओम्स ने क्या कहा था कि अगर स्ट्रेट लाइन आ रहा है, इसका मतलब जो I है वो V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर आप V बढ़ाओगे तो I बढ़ जाएगा। ठीक है, ये उसने कहा था। अब हम लोग क्या करते हैं बेटा, मैथमेटिक्स में जब हम लोग ये प्रोपोर्शनलिटी हटा करके इक्वल टू लगाते हैं, V मल्टीप्लाई बाय अ कांस्टेंट, ऑन दिस राइट हैंड साइड वी मल्टीप्लाई बाय अ कांस्टेंट, और ये जो कांस्टेंट यहाँ पर होता है दैट इज कॉल्ड 1/r। इसको हम लोग 1/r बोलते हैं। और यहाँ पर ये r क्या होता है बेटा, r इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ये जो कंडक्टर है इसका रेजिस्टेंस होता है। तो यहां से आपकी इक्वेशन क्या आ गई, वी कैन ऑल्सो राइट दैट I इंटू आर इज इक्वल टू वी, और V इज इक्वल टू आई आर। यही आपका ओम्स लॉ होता है। ठीक है, यही आपका ओम्स लॉ होता है। याद रखना बेटा, जब भी ओम्स लॉ हम लोग
स्टडी करते हैं वी कीप टेम्परेचर इज कांस्टेंट, इसके स्टेटमेंट में भी लिखा भी होता है दैट टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट, टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट। ठीक है, वाई टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट, ये मैं आपको बता दूं क्योंकि जो ये रेजिस्टेंस होता है इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ये जो रेजिस्टेंस है इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर के चेंज होने से रेजिस्टेंस चेंज होता है। कैसे चेंज होता है ये भी मैं बता देता हूं कि इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस देन योर रेजिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीजेस, ये आप लोग ध्यान रखें, टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। इसका कारण है आप लोग 12th में पढ़ोगे कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं कंडक्टर के अंदर वो एक दूसरे से बहुत फ्रीक्वेंटली टकराने लगते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं। जो आपका लैटिस होता है, जो आपका पूरा स्ट्रक्चर है आपके कंडक्टर का, उसमें जहाँ जहाँ एटम भी होते हैं इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं उनसे आपस में टकराने लगते हैं। तो जब ये कोलिजन बढ़ जाता है तो इलेक्ट्रॉन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने में टाइम लगता है, ज़्यादा टाइम लगता है। तो हम लोग कहते हैं कि उसको रेजिस्टेंस ज़्यादा मिल रहा है, वो इजीली फ्लो नहीं कर पा रहा क्योंकि कोलिजन बढ़ गया। ठीक है, तो इसलिए ये जो आर होता है डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस देन योर आर आल्सो इंक्रीजेस। क्लियर? तो ये आपकी स्टेटमेंट हो गई, टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट, दिस इज योर ओम्स लॉ। और एक चीज और मैं जो आपको इसमें बताना चाहता हूँ जो उन्होंने स्टडी किया था, वो ये था कि ये जो ग्राफ प्लॉट किया गया था, ये जो ग्राफ प्लॉटेड था बिटवीन आई एंड वी विच इज कमिंग आउट टू बी अ स्ट्रेट लाइन, इसका जो स्लोप था, स्लोप दैट इज इक्वल टू 1/r। नाउ व्हाट इज दिस स्लोप? ये स्लोप क्या चीज है? देखो मैं स्लोप बताता हूं आपको क्या होता है, चेंज करने दो इसको। ये आप एंगल देख रहे हो, ये जो एंगल बन रहा है इस एक्स एक्सिस के साथ, लेट अस से दिस इज थीटा। तो अगर मैं इस थीटा का टेन ले लूं, टेन थीटा आप टिग्नोमेट्री में पढ़ोगे, टेन थीटा ले लूं तो उसको हम लोग स्लोप कहते हैं। स्लोप का मतलब है कि ये जो आपकी ग्राफ आ रहा है ये एक्स एक्सिस के साथ कितने एंगल पर है, कितने एंगल पर है। अगर ये ज्यादा एंगल पे होगा तो स्लोप ज्यादा होगा, अगर ये कम एंगल पे होगा तो स्लोप कम होगा। स्लोप आपने कहाँ पढ़ा होगा, कहाँ सुना होगा? कई बार हम लोग जनरल अपने डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं कि यार इस चढ़ाई का ना, ये जो चट्टान है इसका स्लोप बहुत ज्यादा है। इसका मतलब वो जो चट्टान होती है एकदम सीधी खड़ी होती है, ठीक है ना, बहुत ऐसे एकदम स्लांट हाइट पे खड़ी होती है। क्लियर? ऐसे ही कई बार हम लोग चढ़ाई चढ़ते हैं जब सड़कों पर, तो बहुत स्टीप एकदम चढ़ाई आ जाती है तो उसका स्लोप हम लोग कहते हैं इसका स्लोप ज्यादा है, ठीक है ना, कि ये ज्यादा एकदम स्ट्रेट होने की तरफ है। ठीक है, तो स्लोप का मतलब है कि एक्स एक्सिस से कितना आपका एंगल बन रहा है उसका tan थीटा हमें निकालना है, दैट विल बी योर स्लोप। ठीक है, फिलहाल आपके लेवल पे आपने ध्यान रखना है कि इसका जो स्लोप होता है वो 1/r होता है। क्लियर? लेकिन बोर्ड के एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में इसका एक अलग रूप भी आता है। अगर मैं इसका सेकंड रूप बनाऊं देन वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आई प्लॉट करते हैं, यहाँ पर वी प्लॉट करते हैं, एंड दिस ऑल्सो कम्स आउट टू बी ए स्ट्रेट लाइन। ये भी एक स्ट्रेट लाइन आता है, ठीक है ना। लेट अस से इसका एंगल थीटा है, तो अब इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप क्या होगा बेटा, ध्यान रखना, स्लोप, इसका स्लोप होगा r। अब मैं ये स्लोप कैसे लिख रहा हूं, मैं स्लोप लिख रहा हूं, अगर आपको किसी भी ग्राफ का स्लोप लिखना है ना बेटा, स्लोप लिखने का तरीका होता है कि जो y एक्सिस पे क्वांटिटी है उसका चेंज, डेल्टा मतलब चेंज, और जो x एक्सिस पे क्वांटिटी है उसका चेंज, इन दोनों का चेंज लेकर के आपस में डिवाइड कर दो। एक छोटा सा मैं आपको इसका बना करके दिखाता हूँ। आपको ओम्स लॉ तो पता ही है सबको कि v इक्वल टू आई आर होता है। अब जरा देखो y एक्सिस पे क्या प्लॉटेड है, y एक्सिस पे v प्लॉटेड है, ठीक है ना। फिलहाल मैं डेल्टा नहीं लगा रहा, सिर्फ तुमको दिखाना चाह रहा हूँ कि r कैसे आ रहा है। y एक्सिस पे v प्लॉटेड है और x एक्सिस पे i प्लॉटेड है, तो देखो v बाई आई आ गया। अब जरा यहाँ से v बाई आई निकालो, कितना आता है, v बाई आई यहाँ से r आता है। तो यानी कि ये स्लोप जो आ रहा है वो v बाई आई के बराबर है, और v बाई आई हमें पता है किसके बराबर होता है, r के बराबर होता है। सेम कहानी मैं यहाँ भी लगा सकता हूँ, आई कैन अप्लाई सेम थिंग हियर ऑल्सो। इसका अगर आप स्लोप निकालोगे, स्लोप का तरीका मैंने अभी आपको बताया है, y एक्सिस पे क्वांटिटी जो है वो लिख लो, x एक्सिस पे क्वांटिटी जो है वो लिख लो। अब यहाँ पे ओम्स लॉ लिखो, v इक्वल टू आई आर। जरा यहाँ से i बाई वी निकालो, 1/r आ रहा है, देख रहे हो।
तो यानी कि इसका स्लोप क्या हो गया 1/r। क्लियर है? तो इन दोनों ग्राफ के स्लोप आपको पता होने चाहिए, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट और ये बहुत बार एग्जाम में आए हैं। ठीक है, अभी मैं टेन थीटा वगैरह पे आपको नहीं लेके जा रहा, स्लोप आपको क्लियर हो गया। अब बाई चांस अगर तुम्हें ये स्लोप निकालना पड़ जाए, अगर आपको ये स्लोप निकालना पड़ जाए, तब आप क्या करोगे, कैसे हम लोग स्लोप निकालते हैं, तो उसका और देख लो। यहाँ पे हेडिंग इज हाउ टू कैलकुलेट स्लोप फ्रॉम ग्राफ। ग्राफ अगर आपको दिया हो तो आप उसका स्लोप कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलो सपोज ये आपका ग्राफ है, लेटेस्ट से मैं फिलहाल वी आई का एग्जांपल ले रहा हूँ। ऑब्वियसली बात है इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। अगर आपने इसका स्लोप निकालना है तो आपने क्या करना पड़ेगा बेटा, आपको 2 पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। लेट मी चेंज द कलर। हाँ, सपोज मैंने ये 2 पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट हो गया ए और एक पॉइंट हो गया बी। ठीक है, अब आप क्या करो, यहाँ पर आई की वैल्यू और यहाँ पर वी की वैल्यू, ऐसे ही बी पॉइंट पर आई की वैल्यू और बी पॉइंट पर वी की वैल्यू आपने निकाल ली है। फिलहाल मैं आपके लिए एक एग्जांपल ले लेता हूँ। लेटर से यहाँ पर जो आपका करंट था वो 2 एम्पियर था, यहाँ पे जो करंट था वो 3 एम्पियर था। लेटर से यहाँ पर जो वोल्टेज थी वो 4 वोल्ट थी, यहाँ पर जो वोल्टेज थी आपकी वो 6 वोल्ट थी। तो पहली बात तो आपको 2 पॉइंट चाहिए जिन पे आपको वैल्यू पता होनी चाहिए, जिन पे आपको वैल्यू पता होनी चाहिए। अब मैं जरा तुम्हें दिखाता हूँ स्लोप कैसे आएगा। ठीक है, जरा हम लोग देखते हैं कि अब स्लोप कैसे आएगा। देखो इधर बेटा, इसका स्लोप क्या है, मैंने तुम्हें बताया ये जो एंगल होगा एक्स एक्सिस के साथ, इसका जो एंगल होता है उसका टेन थीटा हमें निकालना होता है। अब जरा एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ से ऐसे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दूं या परपेंडिकुलर डालूं, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी तो थीटा होगा। देखो, होगा नहीं होगा, ये एंगल भी थीटा होगा। ठीक है, क्लियर। नाउ या तो मैं ये एंगल अगर मुझे निकालना है तो मैं ये एंगल निकाल लूँ, मेरा काम हो जाएगा। अब ये एंगल कैसे निकालेंगे हम लोग, इसके लिए हम लोग यूज करेंगे स्लोप का फॉर्मूला। कौन सा, मैंने आपको बताया था, चेंज इन द क्वांटिटी रिटर्न ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में कितना चेंज हुआ, और चेंज इन द क्वांटिटी रिटर्न ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे जो आप वैल्यू लिख रहे हो, जो क्वांटिटी लिख रहे हो, उसमें कितना चेंज हुआ। अब इधर आ जाओ, अगर मैं एक्स एक्सिस की बात करूं तो एक्स एक्सिस पे मैंने क्या प्लॉट किया, मैंने आई प्लॉट किया। ठीक है, अगर आप आई का चेंज देखोगे, कैन आई राइट दैट डेल्टा इज चेंज इन करंट। कितना है बेटा, देखो फाइनल करंट हो गया 3 एम्पियर, इनिशियल करंट था 2 एम्पियर, तो कितना चेंज हुआ, 1 एम्पियर का चेंज हुआ। देख रहे हो, 1 एम्पियर का चेंज हुआ। याद रखना, फिजिक्स में जब भी चेंज आता है ना बेटा, हमेशा ध्यान रखना, फिजिक्स में जब भी चेंज आता है तो चेंज का मतलब होता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। मतलब स्टार्टिंग में जो वैल्यू थी उसको आप फाइनल जो वैल्यू आ रही है उसमें से माइनस कर दो। तो यहाँ पर ये मेरी इनिशियल वैल्यू थी, स्टार्टिंग वैल्यू थी, ये मेरी इनिशियल वैल्यू थी, और ये मेरी क्या थी, दिस इज माय फाइनल वैल्यू। ठीक है ना, सो दिस इज इनिशियल, दिस इज आल्सो गोइंग टू बी इनिशियल, ये भी आपका इनिशियल होगा, एंड दिस इज आल्सो गोइंग टू बी फाइनल। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये एक्स एक्सिस का जो चेंज है ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, ऐसे ही वाई एक्सिस पे आ जाओ। वाई एक्सिस पे क्या क्वांटिटी प्लॉटेड है, वी। तो लेट अस से वी में चेंज इज डेल्टा वी। डेल्टा वी खाली सिंबल है चेंज रिप्रेजेंट करने का। तो फाइनल वैल्यू कितनी है बेटा, फाइनल वैल्यू है 6 वोल्ट माइनस इनिशियल वैल्यू है 4 वोल्ट, आंसर आ जाएगा 2 वोल्ट। ठीक है, अब कुछ नहीं बचा। अब अगर आपने इसका स्लोप निकालना है तो स्लोप का फॉर्मूला क्या है, जो चेंज होगा वाई एक्सिस पे जो क्वांटिटी है, वाई एक्सिस पे क्वांटिटी क्या है, वी। सो डेल्टा वी डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी ऑन एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी क्या है, आई। सो डेल्टा आई वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1 एम्पियर, यू विल गेट 2। नाउ व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, पहले तो तुम्हें पता होना चाहिए जो वैल्यू आई है किसकी आई। स्लोप का मैंने फॉर्मूला लिखने का तरीका तुम्हें बताया था, जो वाई एक्सिस पे लिखा है उसको लिख दो, जो एक्स एक्सिस पे लिखा है उसको लिख दो, और ये साफ साफ दिख रहा है दैट दिस इज आर। तो यानी कि दिस विल बी योर आर रेजिस्टेंस। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पे क्या यूनिट होगी बेटा, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। क्या यूनिट होती है, ओम यूनिट होती है इसकी।
ठीक है ना, दिस इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, ये आपने ध्यान रखना है। क्योंकि इसकी डिस्कवरी ओम ने करी थी इसलिए हम लोग इसकी यूनिट भी ओम लेते हैं, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। क्लियर? सो दैट इज हाउ वी कैलकुलेट योर स्लोप। तो स्लोप के लिए बेसिकली तुम्हें 2 पॉइंट पता होने चाहिए, और उस पर आपको वाई एक्सिस पे जो लिखा है उसकी भी वैल्यू पता होनी चाहिए, एक्स एक्सिस पे जो लिखा है उसकी भी वैल्यू पता होनी चाहिए। क्लियर? ठीक है। अभी आई थिंक स्लोप का कंसेप्ट अब आप लोगों को सबको क्लियर हो गया कि आप लोग स्लोप कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। और जो स्लोप होता है वो आपको क्या देता है, वो आपको रेजिस्टेंस देता है, ये भी आपने ध्यान रखना, ठीक है। अब आ जाओ आगे। अभी रेजिस्टेंस के बारे में आपको थोड़ा सा बताते हैं। फैक्टर्स ऑन विच resistance of a conductor depends, ठीक है ना। जो आपका रेजिस्टेंस होता है वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। हालांकि इसकी डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं बता देता हूँ। पहला जो होता है, सपोज पहले हम लोग एक कंडक्टर ले लेते हैं, एक ये कंडक्टर है आपके पास, ठीक है। दिस इज योर कंडक्टर, द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज एल, और ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है दैट इज ए, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। कंडक्टर हमेशा मैं सिलेंड्रिकली बता रहा हूँ, क्योंकि इसको अगर आप याद रखना चाहो तो वायर से देख लो, जो आपके घरों में वायर लगी होती है वो कैसी होती है, सिलेंड्रिकल होती है, ठीक है ना। सो दिस इज ऑल्सो अ सिलेंड्रिकल कंडक्टर। कैसा कंडक्टर है ये, सिलेंड्रिकल कंडक्टर, ठीक है। क्लियर? ये आपको मैंने दिया हुआ। अभी इसका जो रेजिस्टेंस होता है इस कंडक्टर का, वो पाया गया कि वो इसके एल के लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। और अगर आप इन तीनों को आपस में ज्वाइन कर दो तो इक्वेशन बन जाती है एल बाई ए, और फिर से मैंने आपको बताया था अगर आप प्रोपोर्शनैलिटी हटा करके इक्वल टू लगाएंगे, यू विल मल्टीप्लाई बाय अ कांस्टेंट विच इज रो हेयर, दिस इज कॉल्ड रो आर एच ओ, ठीक है ना, रो। एंड दिस इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी, दिस इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। अब ये जो रेजिस्टिविटी होती है आपकी कंडक्टर की, ये आपने ध्यान रखना बेटा, ये रेजिस्टिविटी मटेरियल पे डिपेंड करती है। मटेरियल मतलब किस टाइप का मटेरियल है। अगर मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी विल बी सेम, सो आई कैन से दैट रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन मटेरियल, ठीक है। मटेरियल चेंज होगा तो रेजिस्टिविटी चेंज होगी, अदरवाइज रेजिस्टिविटी का और किसी से लेना देना नहीं होता, रेजिस्टिविटी का सिर्फ और सिर्फ मटेरियल से लेना देना होता है। मटेरियल अगर आपका दो कंडक्टर का सेम है तो उनकी रेजिस्टिविटी बिल्कुल सेम है, ठीक है। क्लियर? अब जैसे ये एक एग्जांपल लो आप लोग, सपोज मैंने आपको दो कंडक्टर दिए ए और बी, लेटेस्ट से इसकी लेंथ है L1, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A1, इट इज़ मेड अप ऑफ कॉपर। जो सेकंड कंडक्टर है इसकी लेंथ है L2 और इसका एरिया है A2। मैंने आपको बोल दिया दैट L2 इज़ ग्रेटर देन L1 और A2 इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन A1। और अगर आपसे कोई पूछ ले कि रजिस्टिविटी क्या होगी, ठीक है ना, रजिस्टिविटी ऑफ ए एंड रजिस्टिविटी ऑफ बी में क्या रिलेशन होगा, तो सिंस दे आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल, ये दोनों जो चीज़ें होंगी दे विल बी इक्वल। ये आपने ध्यान रखना है, कई बार एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाता है कि अगर ये दोनों सेम मटेरियल की है तो रजिस्टिविटी में क्या रिलेशन होगा, तो रजिस्टिविटी इनकी सेम होती है। हाँ, रेजिस्टेंस इनका डिफरेंट होगा क्योंकि रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड एरिया, ठीक है। लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है। एक रिलेशन इसमें से चेंज कर लो, अदरवाइज आप लोग डिसाइड नहीं कर पाओगे। इसको उल्टा कर दो ताकि आप डिसाइड कर पाओ कि क्या रिलेशन होगा, ठीक है। तो अगर मैं रिलेशन की बात करूं तो R1 कितना आ जाएगा तुम्हारा, रो L1 बाई A1,
एंड R2 सेकेंड वाले का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, रो L2 बाई A2। मैंने ये क्यों किया, रो क्योंकि मटेरियल सेम, ठीक है ना। अब उसने बोला है दैट L2 इज ग्रेटर देन L1, ठीक है ना। L2 इज ग्रेटर देन L1 एंड A1 इज ग्रेटर देन A2। तो अगर आप देखोगे L1 बड़ा है L2 से और A1 छोटा है, देख रहे हो, सॉरी, L2 बड़ा है L1 से और A2 छोटा है A1 से, तो आप देखोगे कि ये बड़े होने की वजह से ये बड़ा हो जाएगा और ये छोटे होने की वजह से भी R2 बड़ा हो जाएगा। तो इन दोनों रिलेशन से ही मुझे पता चल रहा है कि मेरा जो R2 होगा इट विल बी ग्रेटर देन R1। ये ध्यान रखना बेटा, क्योंकि देखो रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि अगर आप लेंथ को बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस भी आपका बढ़ेगा, लेकिन जो आपका रेजिस्टेंस होता है वो एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि अगर आप एरिया बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस कम होगा। तो यही यहाँ पे हो रहा है, देखो मैंने क्या किया, मैंने A1 बढ़ा दिया तो इसका मतलब इसने R1 को कम कर दिया और A2 के कम होने की वजह से R2 बढ़ गया। अब जरा यहाँ देखो, R1 कम था, सॉरी L1 कम था तो R1 कम होगा क्योंकि लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इसकी लेंथ बड़ी है तो यानी कि R2 बड़ा होगा। तो देखो यहाँ पर भी R2 बढ़ रहा है, यहाँ पर भी R2 बढ़ रहा है, यानी कि R2 तो बड़ा होता जा रहा है लेकिन R1 छोटा हो रहा है। सो दैट्स व्हाई माय R2 इज ग्रेटर देन R1, ठीक है। मेरे ख्याल से रेजिस्टेंस का लेंथ से लेना देना आपको। चलिए अब इसी के ऊपर हम लोग आज दो क्वेश्चन देखेंगे, एक मैं आपको ओम्स लॉ पे करा रहा हूँ और एक हम लोग कराएंगे आपको रेजिस्टेंस पर। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स the potential difference between the terminals of an electric heater of an electric heater is 75 volt, is 75 volt, ठीक है। when it draws a current of when it draws a current of 5 ampere from the source, ठीक है। उसने बोला एक हीटर था, हीटर के टर्मिनल के अक्रॉस 75 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस था और वो कितना करंट खींच रहा था, 5 एम्पियर करंट खींच रहा था, तब की बात। फिर उसने बोला व्हाट करंट विल हीटर ड्रॉ, स्टॉप, व्हाट करंट विल heater draws if potential difference is increased to 150 वोल्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका, आपके पास एक यू हैव अ हीटर, सपोज हीटर के अंदर कॉइल होती है, ठीक है ना। मैं यहाँ पर एक ऐसे एक कॉइल बना देता हूँ, ये कॉइल का सिंबल होता है बेटा, ठीक है ना। सो इट रिप्रेजेंट अ हीटर, ठीक है ना। ये क्या हो गया, आपका एक हीटर हो गया। अब हीटर है, मैंने बोला था हर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का क्या होता है, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। लेट अस से इसका रेजिस्टेंस कितना है, R। अच्छा, जितने भी आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होते हैं ना बेटा, उनका उनका जो रेजिस्टेंस होता है वो एक बार अगर आपने ये कॉइल बना दी तो वो फिक्स हो गया, वो चेंज नहीं होगा। क्योंकि जब आप कोई चीज़ बनाते हो तो आप उसका लेंथ और एरिया एक बार डिसाइड करके फिक्स कर देते हो। मटेरियल भी आपने फिक्स कर दिया, मटेरियल भी आप चेंज नहीं कर रहे।
तो यानी कि दिस आर विल बी सेम। अब तुम इस हीटर के अक्रॉस चाहे कितनी वोल्टेज लगाओ पर इसका रेजिस्टेंस सेम रहेगा, रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता, यह आपने ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो चाहे तो लिख लेना, इसका मेन कंसेप्ट यही है दैट रेजिस्टेंस ऑफ एन अप्लायंस, जैसे कि यहाँ पे हीटर है, डज नॉट चेंज, डज नॉट चेंज with change in वोल्टेज, ठीक है ना। वोल्टेज के चेंज होने से रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता, तो फिर वोल्टेज के चेंज होने से क्या चेंज होता है, करंट चेंज होता है, ठीक है ना। भाई ओम्स लॉ क्या कहता है हमें, V इक्वल टू आई आर। तो ध्यान रखना, अगर मैं V को बढ़ाऊंगा इसका मतलब करंट बढ़ेगा, लेकिन R क्या रहेगा, आर रहेगा कांस्टेंट, बिकॉज आर का वी और आई से लेना देना नहीं। सिमिलरली अगर मैं वी को डिक्रीज करता हूं बेटा, वोल्टेज को डिक्रीज करूंगा तो करंट भी कम हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप देख रहे हो, लेकिन अभी भी आर क्या रहेगा, कांस्टेंट, ठीक है ना, क्योंकि आर का लेना देना मटेरियल से होता है, आर का लेना देना वोल्टेज और करंट से नहीं, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला बेटा, आपके पास एक हीटर था, ठीक है ना, हीटर कितना करंट ले रहा था, 5 एम्पियर का करंट ले रहा था, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज थी, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी पाई गई, 75 वोल्ट पाई गई, ठीक है, फर्स्ट केस, ठीक है। और सेकंड केस में क्या बोल रहा था कि अगर सेम हीटर अगर आप लो, सपोज ये हीटर है और अब आप क्या कर दो, इसके अक्रॉस जो ये पोटेंशियल है, वोल्टेज है, वो कितनी कर दो, 150 वोल्ट कर दो, तो अब वो आपसे पूछ रहा है कि इसमें ये जो करंट है ये कितना होगा, ठीक है, क्लियर। तो आप क्या करो, आप दोनों में ओम्स लॉ लगा दो, बहुत इजी है, ठीक है ना। भाई ओम्स लॉ आपको पता ही है, तो लेट अस अप्लाई ओम्स लॉ। यहाँ पर अप्लाइंग ओम्स लॉ क्या हो जाएगा मेरा, V इक्वल टू आई आर हो जाएगा। V की वैल्यू आप 75 वोल्ट रखोगे, करंट आप रखोगे 5 और रेजिस्टेंस को R मान लेते हैं, रेजिस्टेंस मुझे पता नहीं, आप लोग चाहे तो यहाँ से रेजिस्टेंस निकाल भी सकते हो, पर मैं चाहता हूँ आप लोग स्मार्ट वर्क करो, लेबोरियस वर्क ना करो, ठीक है ना। तो इसको मैं इक्वेशन A मान लेता हूँ, ठीक है। अब जरा इसके लिए आप ओम्स लॉ लगा दो, यहाँ पर भी V इक्वल टू आई आर लगेगा। अब वोल्टेज कितनी है, 150 है, करंट आपने निकालना है और रेजिस्टेंस इज आर, लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर बी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आप कर दो इक्वेशन बी डिवाइडेड बाय इक्वेशन ए, दोनों को डिवाइड करो। जैसे आप डिवाइड करोगे बेटा, देखो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे 150 आएगा, यहाँ पे 75 आएगा, यहाँ पर आएगा करंट I इंटू रजिस्टेंस R, और यहाँ पे करंट आएगा 5 इंटू आर, ये कट जाएगा और I की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 2 हो जाएगा, सो I विल बी 2 इंटू 5, योर आंसर विल बी 10 एम्पियर। यहाँ पे कितना करंट जाएगा, 10 एम्पियर का करंट जाएगा, दैट इज योर आंसर। दिस इज हाउ वी अप्लाइड, ठीक है। आप लोग चाहे तो रेजिस्टेंस निकाल करके, आप लोग चाहे तो यहाँ से रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल करके यहाँ पे डाल सकते थे, तब भी आंसर आ जाता, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ बिना निकाले दिखाया ताकि हमारा जो एफर्ट है वो थोड़ा सा कम लगे, क्लियर, आई थिंक ये आपको क्लियर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। चलिए ये आपका अगला क्वेश्चन है, देखिए इसमें दिया था आपके पास एक वायर है, किसी भी मटेरियल की बनी हुई है, उसकी लेंथ L है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है A, लेंथ L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, और उसका रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम। तो पहली कंडीशन को लेकर के जो इन्होंने फर्स्ट कंडीशन दी है, कैन आई राइट दैट रेजिस्टेंस इज रो L बाई A, ठीक है ना, ये लिख सकते हैं हम लोग, रो इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, L लेंथ हो गया, A एरिया हो गया, और ये कितना दिया है मेरे को, 10 ओम गिवन है, लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सेकंड कंडीशन है, इन्होंने क्या बोला है कि व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ द सेम मटेरियल, सेम मटेरियल है, ये आपने ध्यान रखना है कि सेम मटेरियल का ही हमने एक और वायर लिया है जिसकी लेंथ कितनी है, अब L/4 और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 2.5, रिमेंबर A इज द ओरिजिनल एरिया, नाउ द एरिया इज 2.5, इसको एम्पियर मत समझ लेना, ठीक है, दिस इज नॉट एम्पियर।
तो सेकेंड कंडीशन में लेट अस से द रेजिस्टेंस इज आर डैश, मैंने मान लिया रेजिस्टेंस कितना होगा, आर डैश होगा, क्योंकि मटेरियल सेम था तो मेरा रो चेंज नहीं होगा, रो सेम रहेगा। लेंथ कितना हो गया बेटा, मेरा लेंथ हो गया L/4 डिवाइडेड बाय ये हो गया 2.5 है, एरिया कितना हो गया 2.5 है, ठीक है। सो कैन आई राइट रो L बाय 4 इंटू 2.5 है, कैन आई राइट लाइक दिस, ठीक है। और क्या हम लोग इसको रो L बाय 10A लिख सकते हैं, और इसमें भी आप क्या करो 1/10 इधर कर लो और रो L बाय A इधर कर लो, ठीक है। अब जरा ये देखो, ये देखो और ये इक्वेशन नंबर 1 देखो, कैन आई राइट दैट दिस इज नथिंग बट 10 ओम फ्रॉम इक्वेशन 1, लिख सकते हैं हम लोग, इक्वेशन 1 से 10 ओम हो जाएगा। सो मेरा आर डैश कितना हो जाएगा बेटा, इट विल बी 1/10 इंटू 10 ओम, ये कट जाएगा, योर आंसर विल बी 1 ओम। सो दिस इज योर आंसर। क्लियर हो गया क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है ना, बस आपको कंडीशन दी थी, कंडीशन का यूज करके आपने इसको निकाला, क्लियर है। दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इस टाइप के क्वेश्चन भी कई बार आए हैं। इसमें क्या दिया था, इसमें आपको दिया था कि एक मेटल वायर है जिसकी लेंथ कितनी है, लेंथ इज 2 मीटर, ठीक है, और इसका जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस इज गिवन टू यू एज 30 ओम एट टेम्परेचर 25, क्योंकि अगर हम लोग टेम्परेचर फिक्स नहीं करेंगे तो आपको पता है कि टेम्परेचर के साथ मेरा रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है, इसलिए इन्होंने यहाँ पे टेम्परेचर दिया हुआ है बेटा, ठीक है ना। हालांकि टेम्परेचर का कोई रोल नहीं है यहाँ पे अभी कैलकुलेशन में, लेकिन आपने ध्यान रखना। इन्होंने बोला कि इफ द डायामीटर, जो डायामीटर है वायर का वो 0.6 mm है, if this is the diameter what will be the radius, radius will be 0.3 mm, सब कुछ आपका SI यूनिट में होना चाहिए, तो इसको आप 10⁻³ मीटर लिख सकते हो, ठीक है। और इन्होंने हमसे पूछा क्या, इन्होंने हमसे रेजिस्टिविटी पूछी, रेजिस्टिविटी पूछी। अब यहाँ पर एक नई चीज़ तुम सीखोगे कि एरिया कैसे निकालते हैं। सपोज ये तुम्हारा एक कंडक्टर है, ठीक है, ये आपका कंडक्टर है, इसकी लेंथ L है, और ये जो इसका एरिया होता है ना बेटा, देखो ये आपको दिख ही रहा है, दिस इज अ सिलेंडर, और सिलेंडर का बेस कैसा दिख रहा है आपको, सर्कुलर, सो माई एरिया विल बी πr², ये आपने ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है ना। ये कंडक्टर का एरिया हम लोग हमेशा πr² लेंगे। इसको चाहे तो आप डायमीटर की टर्म में भी लिख सकते हो, कैसे, आपको पता है जो रेडियस होता है वो डायमीटर का हाफ होता है, मैंने रेडियस की जगह डायमीटर का हाफ लिख दिया और इसका स्क्वायर कर दिया, सो यू विल गेट πd²/4, यू कैन राइट दिस ऑल्सो, जो आप चाहे वो यूज कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ कुछ नहीं बचा, फॉर्मूला लगा दो रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, रो L/A, ठीक है। और अगर आपने रो निकालना है तो रो का फॉर्मूला हो जाएगा R/A/L, दिस विल बी द फॉर्मूला, ठीक है। चलो वैल्यूज पुट करते हैं इसमें हम लोग। रेजिस्टेंस कितना दिया है उसने, 30 दिया है, एरिया कितना हो जाएगा आपका पाई इंटू R², R² इज 0.3 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर, ठीक है, पाई इंटू R²। नेक्स्ट इज योर डिवाइडेड बाय L, हाउ मच इज द L, 2 मीटर, तो इसको कुछ नहीं चेंज करना है, तो 2 मीटर का 2 मीटर ही रहेगा। सो यू विल गेट 30 इंटू पाई, देखो स्टार्टिंग में अच्छी तरह करके दिखा रहा हूँ बच्चों की तरह, ठीक है ना। 0.3 का होल स्क्वायर करोगे इट विल बी 0.09, और 10⁻³ का होल स्क्वायर करोगे तो -6 आ जाएगा, ठीक है, यह आपने ध्यान रखना है, डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, यह आ जाएगा आपका 15, तो आपकी इक्वेशन बन गई 15 इंटू पाई की जगह यू विल पुट 3.14, और इसकी जगह आप डालोगे 0.09 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। अभी इनको जरा तीनों, हाँ, तो जब आप इनको मल्टीप्लाई कर दोगे ना बेटा, जब आप इनको मल्टीप्लाई कर दोगे आपकी वैल्यू आएगी, लेट मी टेल यू, वैल्यू इज 4.239 इंटू 10⁻⁻6, ये वैल्यू आएगी, ठीक है। अब लेकिन इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट निकालना पड़ेगा, यूनिट मैंने आपको अभी बताई नहीं है, तो यूनिट कैसे निकालोगे, देखो चाहे मैं बताऊं ना बताऊं आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूला से यूनिट कैसे निकालते हैं। देखो इधर, इसको मैं रेड पेन से लिख रहा हूं ताकि आपको पता चले कि सर ने यूनिट कैसे निकाली, ठीक है।
तो यूनिट के लिए हम लोग क्या करते हैं, आर का फॉर्मूला लेते हैं। आर होता है तुम्हारा रो एल बाई ए। तो रो का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आर इंटू ए बाई एल, ये हमने लिखा भी है। देखो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, एरिया की मीटर, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। कैसे याद रखोगे, स्क्वायर याद रखो, ठीक है ना। स्क्वायर क्या होता है, लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ की यूनिट मीटर, दूसरे लेंथ की भी मीटर, तो इट विल बी मीटर स्क्वायर। सो दिस विल बी मीटर स्क्वायर। ऐसे कभी अगर वॉल्यूम आएगा ना, तो वॉल्यूम को याद रखना क्यूब से। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, एल क्यूब, ठीक है ना। तो एल की यूनिट होती है एम, तो एम का क्यूब यानी कि M3, ठीक है। और लेंथ हो जाएगा एम, तो ये कट जाएगा, यानी कि इसकी जो यूनिट आएगी दैट विल बी ओम मीटर। क्लियर हो गया सबको। सो दैट इज योर आंसर, दिस इज योर थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। आई थिंक सबको समझ में आया होगा। क्लियर। ये आज के लास्ट के दो क्वेश्चन है जो हम लोग करेंगे, आपकी स्क्रीन के सामने है। जिनको थ्योरी समझ में आ गई वो लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, मैं आपके सामने सॉल्व भी कर रहा हूँ। और इसके बाद आप लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन इसके सॉल्व करेंगे, कोशिश करेंगे, ठीक है। इसके बाद कल मैं कोशिश करूँगा इसकी थोड़ी प्रैक्टिस मिले आपको, और फिर हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर करेंगे। मैं सबको बता दूँ दैट दिस इज़ अ बेसिक लेवल कोर्स फॉर 10th बोर्ड। हम लोग इसको हाई लेवल पे भी नहीं लेके जा रहे हैं, वरना हाई लेवल के लिए हम लोग इसको और भी हाई लेवल पे लेके जा सकते हैं, ठीक है ना। फिलहाल सिर्फ मैं बोर्ड के प्रोस्पेक्टिव से ये लेक्चर सारे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। चलिए सॉल्यूशन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन क्या था, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ वायर इज 75 वोल्ट, यानी कि V आपको 70 वोल्ट दिया था, और इसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, जो वायर का इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है दैट इज गिवन टू यू 30 ओम। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक करंट, बहुत सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्टली V इक्वल टू IR के ऊपर बेस्ड है। सो V विल बी 75, करंट यू हैव टू फाइंड आउट, एंड रेजिस्टेंस इज 30 ओम। तो यहाँ से जो करंट आ जाएगा आपका दैट विल बी 75/30, इट विल बी 10/25, so your answer will be 2.5 एम्पियर, दैट विल बी आंसर। अच्छा एक चीज़ मैं और आप लोग को बता दूं बेटा, डराने वाली बात नहीं है, लेकिन इस साल भी जो बोर्ड का पेपर था बहुत अच्छे स्टैंडर्ड का था, 12th में भी ऐसा ही हुआ है। और मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है वो इसका जो स्टैंडर्ड है वो लोअर नहीं करेगी, ये स्टैंडर्ड और आगे आगे बढ़ता ही जाएगा। कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम थी हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेपर में, इतना इजी नहीं था कि आप देखते ही कर लो, जैसे पहले ट्रेंड चलता था वैसा ट्रेंड नहीं रहा। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर, अपना सारा एस्पेक्ट ध्यान में रखकर आपको प्रिपेयर करना है। अगर आपने कुछ भी ढील बरती देन इट इज़ गोइंग टू बी बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं बेसिक बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, धीरे धीरे हम लोग इसका लेवल राइज करेंगे। सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने से काम नहीं चलता है, एनसीईआरटी आपको बेस देता है, एनसीईआरटी में सारे कॉन्सेप्ट हैं, उससे बाहर कॉन्सेप्ट नहीं आता, तो उसकी एप्लीकेशन आपको आनी चाहिए, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग जितना हो सकते हैं एप्लीकेशन इसकी निकाल करके करें, ठीक है। जैसे ये पहला क्वेश्चन बहुत ईजी था, अगर आज से 2-4 साल पहले की बात होती तो मैं कहता ये क्वेश्चन जरूर आएगा, लेकिन अब जैसे पेपर आ रहे हैं उसमें ये कहना है कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, बहुत रेयर चांसेस हैं, लेकिन आपके बेसिक पे डिपेंड करता है, ठीक है। क्लियर है, आई थिंक 4th वाला आपको क्लियर होगा। अब हम लोग 5th वाला करते हैं। चलिए सॉल्यूशन नंबर 5 क्या है, इफ द लेंथ ऑफ अ वायर इज हाफ एंड इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया इज डबल्ड। चलो उसने कहा अगर किसी वायर की हम लोग लेंथ को हाफ कर दें, उसके क्रॉस सेक्शन को डबल कर दें, तो उसके रेजिस्टेंस में क्या फर्क पड़ेगा। चलो थोड़ा बढ़ा के देखते हैं इसको हम लोग पहले। सपोज ये आपकी वायर थी, दिस इज योर वायर, ठीक है। लेट अस से द ओरिजिनल लेंथ इज L एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज A, ठीक है। जो मटेरियल बना है उसका रेजिस्टिविटी है रो। अब उसने बोला कि इसका जो लेंथ था वो हाफ कर दिया और क्रॉस सेक्शन मैंने डबल कर दिया, तो इसका क्रॉस सेक्शन डबल कर लो जरा, ये इसका क्रॉस सेक्शन डबल हो गया देखो, ठीक है ना। और इसकी लेंथ कर दो हाफ, ठीक है ना। तो कुछ इस टाइप की आपकी फिगर बन जाएगी। सेम मटेरियल है तो रेजिस्टिविटी तो सेम रहेगी, लेकिन अब एरिया क्या हो गया इसका 2A हो गया, और इसका जो रेजिस्टेंस था वो कितना हो गया L/2 हो गया। क्लियर है, ये सिचुएशन उसने हमें दी। फिर उसने बोला है कि अगर पहला इनिशियल रेजिस्टेंस R था, यानी कि अगर इस केस में योर रेजिस्टेंस इज R की वैल्यू कितनी होगी बेटा, रो L/A, तो इस केस में रेजिस्टेंस कितना होगा, चलो निकाल लेते हैं। लेटेस्ट से जो रेजिस्टेंस होगा वो R' होगा,
फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रेजिस्टिविटी रो ही रहेगी, लेंथ विल बी L/2 डिवाइडेड बाय एरिया विल बी 2a. सो कैन आई राइट रो L/2 2 जा 4a, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना. फिर जैसा मैं पहले करते आ रहा था, या तो आप इनको डिवाइड कर दो, r डैश को r से डिवाइड कर दो, या फिर मैं इसमें आपको अलग करके दिखा देता हूँ. ये जो r डैश है आप 1/4 अलग कर लो और ये ब्रैकेट में लिख लो रो L/a. ठीक है. अब जरा इक्वेशन ए से देखो, रो L/a कितने के बराबर है, r के बराबर है. तो आप क्या करो, यहाँ पर r पुट कर दो. सो आपका आंसर क्या हो गया, r/4. So that is your answer. The resistance of the new wire is r/4. क्लियर. तो इस टाइप के क्वेश्चन है, आप लोग और भी प्रैक्टिस कर सकते हो. ये मैंने आपको बताया 2-3. इसके आप एनसीईआरटी से जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे वो आप ट्राई कर सकते हो. कोई डाउट होगा आप लोग मैसेज कर सकते हो मेरे को, या कमेंट में भी डाल सकते हो. ठीक है. कल हम लोग इसके आगे और भी थोड़े क्वेश्चन देखूंगा मैं प्रैक्टिस कराने के, उसके बाद हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर करेंगे. ठीक है. आई थिंक आपको पसंद आया होगा लेक्चर. कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ मेरे साथ आप लोग शेयर करिएगा. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.